हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। तो काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि अगर काफका बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहेगा तो एक दिन वो परमानेंट काइजू बन जाएगा। और ये सारी बात जानते हुए भी कैप्टन गेन काफका से उसकी मदद मांगता है ताकि वो काइजू नंबर 9 को पेल सके। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोसीरो काइजू नंबर 10 की बची खुची बॉडी देखने के लिए लैब में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इतनी ज्यादा खराब हालत होने के बाद भी वो 5.7 फॉर्टिट्यूड की एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। काइजू नंबर 10 सोसीरो को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम बाकी सबसे अलग हो, काश मैं उस दिन तुम्हें मार पाता और तुम्हें खा लेता। जिस पे सोसीरो बोलता है कि मैं तुमसे पुरानी बातें करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तो तुमसे बस काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। जिस पे काइजू नंबर 10 जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आखिरकार वही तो मेरा क्रिएटर है, पर इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे साथ लड़ाई लड़ो। जिससे वाइस कैप्टन जवाब देते हुए कहता है कि माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा कोर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और तुम्हें रिकवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिससे काइजू नंबर 10 बोलता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास ऐसी मशीनें हैं जिससे तुम काइजू को वेपन में बदल सकते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वेपन में बदल के यूज करो ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काइजू नंबर 9 से लड़ सकूं। तभी पीछे से कोनोमी ऐसा करने से सोसीरो को रोकने लगती है क्योंकि आज तक कभी भी किसी इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में नहीं बदला गया था, जिस वजह से किसी को भी ये नहीं पता कि अगर इसे वेपन में बदला गया तो इसका क्या असर होगा। तभी सोसीरो लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो चिल्लाते हुए कोनोमी को बताता है कि वो कितना ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि वो काइजू नंबर 10 को वेपन बना के यूज करना नहीं चाहता। लेकिन फिर सोसीरो कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि अगर उसे काइजू नंबर 9 के बारे में जानना है तो उसे काइजू नंबर 10 की सारी बातों को मानना होगा। और फिर सोसीरो काफी देर सोचने के बाद इस बात के लिए हाँ कर देता है। और इधर किकोरू और काफका को पता चल जाता है कि सोसीरो वहाँ पे आने वाला है काइजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए। तभी काफका अपने मन में ये सोचने लगता है कि उसे अभी भी सोसीरो से माफी मांगनी है क्योंकि उसने अपने काइजू होने की बात उससे छुपाई थी। तभी एजी गेन के बारे में उन दोनों से पूछने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गेन प्लाटून लीडर के साथ कहीं गया हुआ होता है। तभी एजी को ये एहसास हो जाता है कि वो सभी लोग 3rd डिवीजन से मिलने गए हैं क्योंकि उसे मालूम है कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन में बिल्कुल नहीं बनती है। और इधर हम देखते हैं कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है। तभी गेन सोसीरो से बोलता है कि तुम्हें मेरी टेरिटरी में आने का परमिशन किसने दिया, जिस पे सोसीरो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कैप्टन गेन खुद हमें रिसीव करने के लिए आया है, और हाँ, मुझे यहाँ आने की परमिशन उसने दी है जो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पे गेन बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, और हाँ, इस बेस पे कटोरा कट और छोटी आंखों वाले का आना मना है और तुम्हारे पास तो दोनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तभी सोसीरो गेन से कहता है कि अच्छा, तो तुम उस दिन के लिए अभी भी मेरे से नाराज हो जब मैंने तुम्हें छोटे काइजू मारने के खेल में हरा दिया था। और ये बात कैप्टन गेन के दिल में लग जाती है और तब हम देखते हैं कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन ऐसी ही फालतू बातों को लेकर लड़ाई करने लगती है। फिर कैप्टन गेन चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि तुम्हारे पास इस टाइटल के अलावा और कोई टाइटल नहीं है। फिर सोसीरो उसे याद दिलाता है कि मीना के पास भी लॉन्ग रेंज में फायर करने का टाइटल है, और ये बात फिर से कैप्टन गेन के दिल में लग जाती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। तभी उधर से एजी आके उसे चुप करवा देता है और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के ऊपर होने वाली डिस्कशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस मीटिंग में भी 1st और 3rd डिवीजन के कैप्टन के बीच में बहस चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि 4th डिवीजन का कैप्टन उस बहस को बंद करवाने लगता है, लेकिन वो बेचारा दारू पीने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सोसीरो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि हमारे पास काइजू नंबर 9 के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन है, और वो कहता है कि एक अकेला डिवीजन कभी भी इसे नहीं रोक पाएगा। और ये सारी बात हमें काइजू नंबर 10 ने बताया है, और उसने ये भी बताया है कि उसका क्रिएटर काइजू नंबर 9 है। और ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि काइजू नंबर 9 पहला एक ऐसा काइजू है जो दूसरे काइजू को बना सकता है, और नंबर 10 ने ये भी बताया है कि वो बस एक प्रोटोटाइप था और उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज अभी आने वाली है। और इस टाइम पे जापान की डिफेंस फोर्स एक साथ बस 5 ही पावरफुल काइजू के साथ लड़ सकती है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी काइजू 942 से ज्यादा हुआ तो ये नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर काइजू नंबर 9 ने और भी ज्यादा पावरफुल काइजू को बनाया तो हम उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे, तो उसके बाद ये कंट्री भी तबाह हो सकती है। जिसपे 4th डिवीजन का कैप्टन सोसीरो से पूछने लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच में करेक्ट है, जिसपे सोसीरो उसे पिछले 10 साल की डेटा को दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि पहले की काइजू की फोर्टिट्यूड 2.6 थी, लेकिन अभी जितने भी
काइजू आ रहे हैं उनकी एवरेज फॉर्टिट्यूड 4.8 के आसपास है, जो इस बात का सबूत है कि काइजू नंबर 10 सच कह रहा है। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि काइजू धरती के ऊपर क्यों आते हैं, लेकिन एक थ्योरी है जो उनके ऊपर सटीक बैठती है। टेक्टोनिक फोल्ड्स की वजह से जो बहुत बड़ी एनर्जी निकली थी उसने जियोलॉजिकल मटेरियल पे असर किया था, और यही वो कारण है जिसकी वजह से काइजू बने थे। और हमें ये लगता है कि काइजू नंबर 9 उसी प्रोसेस में इंटरफेयर करके और भी काइजूस को बना रहा है। हमें ये तो एग्जैक्ट नहीं पता कि काइजू नंबर 9 अभी कहाँ पे है, पर उसे अगर मल्टीपल डाई काइजू बनाने की ताकत चाहिए तो वो पक्का कहीं ना कहीं फिलीपींस और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होगा, जिससे 4th डिवीजन का कैप्टन बोलता है कि वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत साल लग जाएंगे। तभी एक लेडी बोलती है कि तो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक काइजू नंबर 9 खुद से हमला नहीं कर देता। तभी उधर से मीना बोलती है कि काइजू नंबर 10 ने ये भी कहा था कि काइजू नंबर 9 जिसे एब्जॉर्ब कर लेता है वो उसकी पुरानी मेमोरी को देख सकता है। इसका मतलब कि उसके पास डायरेक्टर इसाओ की सारी मेमोरीज है, और वो अब ये अच्छे से जानता है कि इस टाइम जापान डिफेंस फोर्स के पास कितनी पावर्स हैं। तभी सोशिरो इससे निपटने का एक आइडिया देता है। वो कहता है कि उसे न्यू कमर्स को बहुत ही जल्दी ट्रेन करना होगा, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिसके बारे में डायरेक्टर इसाओ को कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए उन्हें अगर ये फाइट जीतनी है तो उन्हें न्यू जनरेशन को बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करना होगा। तभी उधर से मीना वेपन नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपन सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू नंबर 6 से बना हुआ है, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसपे मीना सबको बताती है कि उन्हें एक बंदा मिल चुका है जो कि नंबर 6 वेपन को बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर सकता है, और उसका नाम रेनो है, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तभी 4th डिवीजन का कैप्टन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम रेनो उसी की डिवीजन में ट्रेनिंग करने आया हुआ होता है, और वो ये सुनकर दारू पीने लगता है। तभी वाइस कैप्टन टोको उसे रोक लेती है, और वो उससे कहता है कि सच में काइजू नंबर 6 बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि सिर्फ उसका फॉर्टिट्यूड 9.5 नहीं था, वो एक साथ बहुत ही सारे काइजू के साथ मिलकर हमला किया करता था। वो सच में सभी काइजुओं का किंग था। डायरेक्टर इसाओ की वाइफ सभी डिवीजन के साथ मिलकर उससे लड़ाई की थी, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस दिन काफी सारे जाने गई थी। और अब मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि उस वेपन को कोई बच्चा यूज करेगा। और तभी रेनो कैप्टन से मिलने आ जाता है, और तभी उसे बताया जाता है कि काइजू नंबर 6 से बने हुए वेपन के साथ उसे जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। तभी उसका कैप्टन उसे बताता है कि किसी भी नंबर वेपन को यूज करने के बाद बॉडी पे बहुत ही खराब असर होता है, और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर होने के पहले ही मर गए। और तभी उसका कैप्टन उसे सलाह देता है कि उसे ये नंबर वेपन नहीं यूज करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेनो काइजू नंबर 6 के वेपन को ट्राई कर रहा होता है, और उसे अभी सिर्फ उस वेपन की आर्म सी दी जाती है। और तभी उसका कैप्टन उसे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिसपे रेनो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वो सभी लोग उस वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी अचानक से रेनो के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स फ्लो करने लगती है। तभी रेनो को ये लगने लगता है कि कोई उसकी पावर्स को चूस रहा है, लेकिन रेनो फिर भी हार नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि वो वेपन रेनो के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने सामने काइजू नंबर 6 दिखाई देता है, और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। और वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आया है कि काफका को हर बार किस चीज से गुजरना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद रेनो को होश आ जाता है, और वो खुद को मेडिकल रूम में पाता है। और तभी वहाँ पे उसके डिवीजन का कैप्टन भी आए हुए होते हैं, जो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें एहसास हो गया कि नंबर वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है। तुमने तो अभी बस उस वेपन की आर्म सी पहनी थी, तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुमने पूरी वेपन को पहन लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से कहता हूँ कि तुम्हें इस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेनो उससे कहता है कि मैं अभी भी काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करना चाहता हूँ। और उसके कैप्टन भी ये समझ में आ जाता है कि अगर रेनो हमेशा ही ऐसे रहा तो वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि रेनो उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि उसके पास 1 महीने का ट्रायल पीरियड है, जिसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा। और तब हमें पता चलेगा कि वो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।